साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित अपन बात कर रहे थे और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल। देखिए, महान्यायवादी से संबंधित बात करें तो इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार प्रावधान केंद्र में महान्यायवादी के संदर्भ में है उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपको महान्यायवादी से संबंधित सारी बातें कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बस करना कुछ भी नहीं है। महाधिवक्ता में केवल आर्टिकल चेंज होगा और जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है वो महाधिवक्ता के संदर्भ में किसको प्राप्त होगी? राज्यपाल को प्राप्त होगी। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और हो सके तो दोनों को कंपैरिजन में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्या हो सके, बेहतर हो सके। साथियों, यहां पर आज मैं बात सिर्फ किसकी करने वाला हूं? महान्यायवादी, क्योंकि अपन संघ के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं और केंद्र में महान्यायवादी से संबंधित ही बात करना मेरे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। और आपके सिलेबस में भी बात करें तो महान्यायवादी दे रखे हैं तो वहां पर महान्यायवादी की बात होगी। जब अपन राज्य सरकार पढ़ेंगे उस समय महाधिवक्ता के संदर्भ में बात करेंगे और उस समय मैं आप लोगों को कंपेरिजन रूप में भी बता दूंगा कि किस प्रकार महान्यायवादी में कौन सा प्रावधान था और महाधिवक्ता के लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। यानी अपन बात करने वाले हैं किससे संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित। किससे संबंधित बात करने वाले हैं? महान्यायवादी से संबंधित। महान्यायवादी को अपन बोल सकते हैं साथियों अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी का उल्लेख की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5, कौन से भाग में किया गया है? भाग 5 में किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अटॉर्नी जनरल के नाम से। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में, जो संघ सरकार का प्रावधान कर रखा है, जिसमें अपन देखते हैं कि संघ सरकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसके बाद आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें 76, भाग की बात करें तो 5। पहले तो आपको यह बात ध्यान में होना बेहद आवश्यक है। इसका मतलब महान्यायवादी का संविधान में उल्लेख किया गया है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी का संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है? तो महान्यायवादी आपको ध्यान में रखना कौन से आर्टिकल में है? 76 में है। अब अपन बात करेंगे महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है और इनके संदर्भ में इनके क्या कार्य हैं, इनके बारे में देखिए साथियों। महान्यायवादी के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे योग्यता की। महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है, इसको जान लीजिएगा जरा। महान्यायवादी की योग्यता में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 76 में यह प्रावधान किया गया है कि महान्यायवादी बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने जैसी हो। अर्थात योग्यता के संदर्भ में यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि महान्यायवादी की योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। किसके समान? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। किन के समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। पहले तो आपको इस बात का ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वही भारत में महान्यायवादी के लिए चाहिए। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है, उसको जान लीजिएगा जरा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है किसी भी उच्च न्यायालय में, क्या है? किसी भी उच्च न्यायालय, यानी किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, ये पहली कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए, साथ ही किसी भी उच्च न्यायालय, जैसे वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हैं, 25 में से किसी भी एक हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक
न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर आपको पता होगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण भी होता है, तो जरूरी नहीं है किसी एक हाईकोर्ट में ही काम करे, कुल उनका कार्यकाल 10 वर्ष तक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी हाईकोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक किसके रूप में कार्य किया हो? अधिवक्ता के रूप में। अधिवक्ता के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या फिर अपन यूं कहें वकील के रूप में। अगर समझ में नहीं आए तो वकील के रूप, है ना, अधिवक्ता के रूप में या वकील के रूप में। 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में। किसी भी हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अगर उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जा सकता है? न्यायाधीश बनाया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भी भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अगर ये भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो आपको ध्यान में रखनी है, या फिर राष्ट्रपति की नजर में, नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखनी है, कौन सी? राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत क्या हो? विधिवेता हो। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। इसका क्या मतलब हुआ? कानून का जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कानून का जानकार। राष्ट्रपति की नजर में क्या होना चाहिए? कानून का जानकार। लेकिन साथियों ध्यान में रखना, अब तक भारत में एक भी ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर नहीं हुई है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की योग्यता में यह भी क्या है? शामिल है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता में यह भी शामिल है। कितनी योग्यताएं ध्यान में रखनी है आपको? 3 योग्यताएं दे रखी है, 3 में से एक होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए 3 योग्यताएं हैं, 3 में से कितनी आवश्यक है? एक। पहली कौन सी? ये तो कंपलसरी है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। दूसरी, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। अगर ये नहीं है फिर भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ये भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी है, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो, अर्थात राष्ट्रपति की नजर में कानून का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल भी बनाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, महान्यायवादी की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किसकी परामर्श से की जाएगी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श से। मंत्रिपरिषद की परामर्श से। ध्यान से सुनिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की परामर्श से की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो नाम राष्ट्रपति को देगी, उसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा? अर्थात महान्यायवादी को शपथ। महान्यायवादी को शपथ। तो ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी को शपथ भी किनके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला आपको ध्यान में रखना है, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किनको देगा? तो ध्यान से देखिएगा, महान्यायवादी अपना त्याग पत्र, महान्यायवादी अपना जो त्याग पत्र है, ये त्याग पत्र भी किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा। त्याग पत्र किनको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के, किनके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। अब ये प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब हुआ?
प्रसाद पर्यंत का मतलब है बिना किसी कारण से भी राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को अपने पद से हटा सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करेगा। महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा और महान्यायवादी अपना त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और महान्यायवादी का समय से पूर्व भी राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि महान्यायवादी के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा, और वास्तव में इच्छा राष्ट्रपति की नहीं, किनकी काम करेगी? मंत्रिपरिषद की, क्योंकि राष्ट्रपति अपने संपूर्ण कार्य किनके नाम से करता है? मंत्रिपरिषद, यानी सारे के सारे कार्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश या सलाह से करता है। इसीलिए जो है किसको महान्यायवादी बनाना है? जो महान्यायवादी बना हुआ है उनको हटाना है। सारी सिफारिश कौन देगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथियों, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और वो क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? इसके संदर्भ में संविधान में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। जहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है महान्यायवादी का कार्यकाल, तो आपको ध्यान में रखना है महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 60 वर्ष। इस प्रकार के विकल्प या उपरोक्त में से कोई नहीं। या महान्यायवादी के संदर्भ में संविधान में कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। आप कौन सा करेंगे? भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब साथियों, बात करेंगे महान्यायवादी क्या कार्य करता है। महान्यायवादी के कार्य क्या है? क्यों इसको देश का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है? किन किन मामलों की ये पैरवी कर सकता है? इनके विशेषाधिकार क्या है? साथ ही इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनसे संबंधित बात करने वाले हैं, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में बन सकता है। अपन बात करें महान्यायवादी के कार्यों से संबंधित। महान्यायवादी के कार्य देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति होती है केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में क्या देना? परामर्श देना। इसीलिए महान्यायवादी को देश का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य, ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार को, कौन सी सरकार को? केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। कानूनी मामलों में परामर्श देना। केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में क्या देना? परामर्श देना। इसीलिए महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? देश का प्रथम विधिक अधिकारी। देश का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। देश का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी किसको कहा जाता है? देश का प्रथम विधिक अधिकारी किनको? महान्यायवादी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना। केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या देना? परामर्श देना। साथियों, आप लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जहां किसी न किसी राज्य से विवाद हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार का बड़ा दायरा है। अगर केंद्र सरकार को कहीं पर भी कानूनी मामलों में परामर्श की आवश्यकता पड़े तो वहां परामर्श कौन उपलब्ध करवाएगा? महान्यायवादी उपलब्ध करवाएगा। दूसरा, जहां कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ कोई केस है, कोई मुकदमा है, किसी भी हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर, या फिर राज्य में जो 25 हाई कोर्ट है राज्यों में, तो वहां पर किसी भी प्रकार के केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा है,
तो उसमें केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने का काम कौन करेगा? महान्यायवादी करेगा। तो इसको अपन ये कह सकते हैं, ये केंद्र सरकार का वकील है। ये केंद्र सरकार का क्या है? वकील है। जहां कहीं केंद्र सरकार को कानूनी अड़चने आएगी, ये महान्यायवादी उनकी मदद करेगा। जहां कहीं केंद्र सरकार का कोई केस होगा, उसमें ये महान्यायवादी उनकी क्या करेगा? उनकी मदद करेगा और ऐसे मामलों की क्या करेगा? पैरवी करेगा। इसीलिए इनको देश का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है। कई बार जो है मेंस में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो पीसीएस देते हैं उनके मेंस में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी को देश का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है, क्यों? महान्यायवादी को देश का प्रथम विधिक अधिकारी कहा जाता है, क्यों? तो आपको ध्यान में रखना है कि यह केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है, साथ ही ये केंद्र सरकार के किसी भी मामले में पैरवी सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही सकते हैं, साथ ही किसी भी हाई कोर्ट में, और यहां तक कि केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है, वहां पर भी महान्यायवादी क्या कर सकता है? पैरवी कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। यहां से अच्छा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होगा? आपके ध्यान में रखना, कौन होगा? महान्यायवादी। दूसरा कार्य देखिए, दूसरा कार्य केंद्र सरकार के किसी भी मामले की सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में पैरवी करना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में पैरवी करना। उच्च न्यायालय में पैरवी करना। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्या करना? पैरवी करना। यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार के किसी भी मामले को, मामला केंद्र सरकार का होना चाहिए, राज्य सरकार का नहीं, क्योंकि राज्यों के लिए क्या है? महाधिवक्ता का प्रावधान है। केंद्र सरकार के किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय और साथ ही किसी भी उच्च न्यायालय में क्या करना? पैरवी करने का मतलब है केंद्र सरकार की ओर से क्या रखना? पक्ष रखना। इसलिए इसे भारत का प्रथम विधिक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कार्य करता है महान्यायवादी? और देखिएगा और क्या कार्य करता है। आप लोगों ने देखा होगा एक आर्टिकल 143, कौन सा देखा होगा? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है, यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई। तो राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, उस समय राष्ट्रपति की ओर से कौन जाएगा? राष्ट्रपति की प्रतिनिधि के रूप में कौन जाएगा? महान्यायवादी जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जब परामर्श लेता है, तो या तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजेगा? महान्यायवादी, क्योंकि कानूनी मामलों का विशेषज्ञ है ये क्या है? एक प्रकार का केंद्र सरकार का वकील है। तो जहां कहीं सरकार को कानूनी अड़चने आएगी, जहां कहीं राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति भी सरकार का एक अंग है, आपको पता होगा राष्ट्रपति भी संसद का क्या होता है? एक अंग होता है। और अगर राष्ट्रपति को किसी प्रकार के कानूनी मामले की आवश्यकता रहेगी, तो और हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले, उस समय राष्ट्रपति महान्यायवादी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, जिसमें राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी को भेज सकता है। महान्यायवादी को भेज सकता है, प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी को भेज सकता
है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है संसद में, उस समय ये राष्ट्रपति की ओर से पैरवी नहीं कर सकता। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के दौरान महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से पक्ष रख सकता है? नहीं रख सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है आर्टिकल 143 के तहत, तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले, उस समय राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेज सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जब चल रही है आर्टिकल 61 के तहत, उस समय इसके प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेज सकता और न ही ये राष्ट्रपति की ओर से पैरवी कर सकता है। किसके समय? महाभियोग की प्रक्रिया के समय। तो नोट लगाकर इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का प्रश्न दे देगा। आपने ये पढ़ लिया, इसका मतलब ये तो केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी है, तो हो सकता है राष्ट्रपति को महाभियोग के संदर्भ में भी राष्ट्रपति का पक्ष रख सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है महान्यायवादी इस मामले में राष्ट्रपति का पक्ष नहीं रखेगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के समय, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के समय, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के समय महान्यायवादी राष्ट्रपति की ओर से पैरवी या पक्ष, राष्ट्रपति की ओर से पैरवी या पक्ष नहीं रख सकता। अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है, उस समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में या राष्ट्रपति की पैरवी या पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी को नहीं भेजा जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखना है। लेकिन परामर्श के समय जो है महान्यायवादी को भेजा जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है? परामर्श लेता है। आर्टिकल 143 में आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है और दी गई परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्यकारी नहीं है। ये हमने पढ़ लिया है, जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था उस समय डिटेल में इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। अगले कार्य के संदर्भ में बात करें साथियों, दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है, कई बार अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ आर्टिकल आप लोगों के सामने रखूंगा मैं। आर्टिकल 88 महान्यायवादी का आर्टिकल 1 नहीं है। महान्यायवादी से संबंधित आपको 3 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से ध्यान में रखने? आर्टिकल 76 तो ध्यान में रखना ही रखना है, साथ में आर्टिकल 88 भी ध्यान में रखना है और आर्टिकल 105 भी ध्यान में रखना है। मैं कह रहा हूं ना, पॉलिटी को जोड़ के पढ़िए। क्वेश्चन यहां से ये 76 से तो कई बार पूछ लिया गया कि महान्यायवादी का अपने माइंड में एक ही सेट है 76, लेकिन क्वेश्चन ये पूछे कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठक में भाग ले सकता है, महान्यायवादी लोकसभा को या राज्यसभा को संबोधित कर सकता है, महान्यायवादी संयुक्त सत्र की बैठक में जा सकता है, उसको संबोधित कर सकता है, या महान्यायवादी संसद की किसी समिति में जा सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है। इसका अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? 88। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 88 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ एवं राज्य के मंत्री, संघ के मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उपमंत्री, जो भी मंत्री हैं, संघ के मंत्री और महान्यायवादी, कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? 88 में, कि संघ के मंत्री और महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, संयुक्त सत्र की बैठक में भाग ले सकते हैं, उन्हें संबोधित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि संसद में किसी भी प्रकार की कोई समिति का गठन हुआ है, समिति में जा सकते हैं, उसकी बैठक में भाग ले सकते हैं, उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्री होंगे वो तो संसद के किसी सदन के क्या होंगे? सदस्य होंगे। उनको तो मतदान का अधिकार होगा, लेकिन उसी सदन में होगा जिस सदन के वो क्या है? सदस्य हैं। महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होगा। इसका प्रावधान भी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 88 में है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है आर्टिकल 88 में? देखिएगा, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है,
संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी सदन में। दूसरा आपको ध्यान में रखना है संयुक्त सत्र में, संसद के संयुक्त सत्र में। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है संसद की किसी समिति में, संसद की किसी समिति में। तीनों में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, महान्यायवादी संयुक्त सत्र में भाग ले सकता है, और महान्यायवादी संसद की किसी समिति में भाग ले सकता है। और भाग ही नहीं, इनको संबोधित भी कर सकता है। क्या कर सकता है, इसमें अपना भाषण भी दे सकता है। इसको भी आपको ध्यान में, संबोधित भी कर सकता है, संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, मतदान का अधिकार नहीं होगा। यहां से भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन में बैठक में जब भाग लेगा तो उनको मतदान का अधिकार होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आर्टिकल 105 में, कौन से आर्टिकल में, सॉरी आर्टिकल 88 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है। संसद के संयुक्त सत्र की जो होता है ना, संयुक्त सत्र का मतलब संयुक्त बैठक हो रही है उस समय, संयुक्त सत्र जो कई बार है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय संयुक्त सत्र की भी बैठक होती है, उस समय भाग ले सकता है। और यहां तक कि किसी भी समिति की बैठक में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होगा। क्यों? कथन और कारण का अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी संसद के किसी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। क्यों? तो पता होना चाहिए, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी जो है मतदान का अधिकार नहीं होगा, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। किसका अधिकार नहीं होगा? लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा, मतदान का अधिकार नहीं होगा। क्यों? आपको कारण भी पता होना चाहिए, और कारण आपको ध्यान में होना चाहिए। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखिएगा? 88। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, संयुक्त सत्र में भाग ले सकता है, समिति में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि महान्यायवादी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। मैं कह रहा हूं ना, आप पॉलिटी में जो है राज्यव्यवस्था में, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन और राज्यव्यवस्था में कारण को जानिएगा, किस कारण से ऐसा हो रहा है। केवल रट्टा नहीं माना। अब मैंने कहा भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो संसद के किसी सदन का सदस्य है ही नहीं, और मतदान संसद के सदस्य होंगे वही करेंगे, इसलिए महान्यायवादी को भी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना, महान्यायवादी से संबंधित वो है, क्या है? 105। आप कहेंगे 105 में तो सांसदों का विशेषाधिकार है। आर्टिकल 105 में क्या है? सांसदों के विशेष अधिकार हैं, लेकिन इसी आर्टिकल 105 में लिखा गया है कि वे सदस्य जो संसद के किसी सदन में भाग लेते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं, उनको भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सांसदों को होंगे। यहां महान्यायवादी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा गया है? ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा गया है कि वे सदस्य जो संसद के सदन में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं एवं उन्हें संबोधित कर सकते हैं, उन्हें भी सांसदों के समान
विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। सांसदों के समान विशेषाधिकार क्या होंगे? प्राप्त होंगे। सांसदों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 105। क्या प्रावधान है कि जो सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होंगे वो किनको प्राप्त होंगे? महान्यायवादी को भी प्राप्त होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि महान्यायवादी को विशेषाधिकारों का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है? 76 नहीं करना है, वहां पर आपको कौन सा आर्टिकल करना है? आर्टिकल 105 करना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो महान्यायवादी को सांसदों के समान विशेषाधिकार प्राप्त होगा। आप कहेंगे विशेषाधिकार क्या? संसद के सदस्य जो हैं, संसद के किसी भी सदन में, अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में और राज्यसभा के मेंबर है तो राज्यसभा में, जो भी बोलते हैं वहां पर क्या बोला है इसको लेकर किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो मेंबर हैं आपस में भयंकर तरीके से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को मारने तक भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट या किसी भी थाने में इस प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि हाउस के अंदर किसी भी प्रकार की कार्रवाई को लेकर आप बाहर जाकर किसी भी कोर्ट में या फिर अपन के किसी भी पुलिस में, किसी प्रकार के थाने में जाकर मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। ये सांसदों का क्या है? विशेषाधिकार है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, दूसरी बात है कि सांसदों को ऐसे जैसे सामान्य व्यक्ति को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसी प्रकार जब सदन का सत्र चल रहा हो उस समय सदन के जो पीठासीन अधिकारी होगा, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति की अनुमति से ही संसद के सदस्यों को गिरफ्तार करेंगे। यानी उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? कुछ प्रोटोकॉल होता है कि आम या खास, थोड़ा सा खास बनाए गए हैं आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार प्रदान करके। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो सांसदों को विशेषाधिकार मिलेंगे वो महान्यायवादी को भी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। कौन सा आर्टिकल? 105। अब कुछ नए तथ्य हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने, जो अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कौन कौन से तथ्य हैं, हालांकि इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला तथ्य, पहला क्या है? महान्यायवादी किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है, किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है, किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं करेगा। भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकता, पैरवी नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा अर्थ है इसमें। क्या अर्थ है? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि महान्यायवादी किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो वर्तमान में के वेणुगोपाल जो हैं ये भारत के महान्यायवादी हैं, आप अपने वकील के रूप में इनको बुला सकते हैं। लेकिन मामला अगर आप और भारत सरकार के बीच में है तो महान्यायवादी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, निजी किसी मामलों की पैरवी भी कर सकता है। महान्यायवादी किसी राज्य के मामले में पैरवी कर सकता है। बस एक शर्त यह है कि महान्यायवादी जो है भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकता। बस ये एक कंडीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि महान्यायवादी जो हैं ये निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है, निजी पक्ष की भी पैरवी कर सकता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और दूसरा, ये किसी भी राज्य सरकार की भी पैरवी कर सकता है, राज्य सरकार के किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है। बस शर्त यह है कि ये मामले किन के खिलाफ नहीं होने चाहिए? भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। कौन सी सरकार के? भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। बाकी भले किसी प्रकार का मामला हो, महान्यायवादी जो है ये वो पैरवी कर सकता है। महान्यायवादी क्या है? एक वकील है, एक अधिवक्ता है। ठीक है, वो केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी करेगा, उनके बदले केंद्र सरकार उनको पे कर रही है। और ये कोई लोक सेवक नहीं है। आगे अपन बात करेंगे कि महान्यायवादी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं होता है। ठीक है, एज ए वकील है, कानूनी सलाहकार है केंद्र सरकार का। ठीक है, उसी तरह
वो जो निजी क्षेत्र में भी प्रैक्टिस कर सकता है, अर्थात जहां कहीं उनको लगे कि मेरे पास कोई मामला आया है और वो मामला भारत सरकार के विरुद्ध नहीं है, ऐसे मामले की अपील कर सकते हैं। दूसरा, जैसे बिहार में या प्रत्येक राज्य में एक क्या है, महाधिवक्ता। बिहार में भी है, एमपी में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, सब में ना एक महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता बनने की योग्यता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने जैसी, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने जैसी। महान्यायवादी की क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने जैसे। तो कानूनी मामलों में ज्यादा विशेषज्ञ कौन है, महान्यायवादी है। अगर किसी राज्य सरकार को यह महसूस हो, ये लगे कि हमारे यहाँ जो महाधिवक्ता है, हमारे यहाँ पर जो क्या है राज्य में महाधिवक्ता है, उनसे बेहतर कानूनी मामलों में जानकार कौन है, महान्यायवादी। और राज्य सरकार का कोई मामला है जो केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है, राज्य सरकार का कोई भी दूसरा मामला है जो केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है, ऐसे मामले में के वेणुगोपाल को राज्य सरकार बुला सकती है। और के वेणुगोपाल की इच्छा पर डिपेंड है वो किसी मामले को ले अथवा नहीं ले। वो कहेंगे हाँ मैं लूंगा और आपके मामले की क्या करूंगा, पैरवी, लेकिन मुझे इतनी मेरी फीस है वो आपको पे करनी होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि महान्यायवादी जो हैं निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, किसी राज्य सरकार के किसी मामले की पैरवी कर सकता है। बस शर्त ये ध्यान में रखना, भारत सरकार के किसी मामले के विरुद्ध वो पैरवी नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है महान्यायवादी से संबंधित अगला जो है, महान्यायवादी जो है भारत सरकार के किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी कर सकता है। यानी दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद है भारत सरकार का, या बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो है वो विवाद रहते हैं, तो इसके लिए हेग नीदरलैंड में क्या बना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना है। तो जहां कहीं क्योंकि भारत सरकार का प्रमुख है कानूनी मामलों में, तो कानूनी मामलों में भारत सरकार की पैरवी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक कर सकता है कौन, महान्यायवादी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, लेकिन इसका संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं कह रहा हूं कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन फिर भी महान्यायवादी के कार्य अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं। जिसमें एक अपन बात करें, भारत सरकार के किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, भारत सरकार के किसी मामले की सुनवाई, मामले की पैरवी, भारत सरकार के किसी मामले की पैरवी का मतलब तो समझ गए हो ना आप, पक्ष। भारत सरकार के किसी मामले की पैरवी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा पॉइंट है, आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन नंबर ए, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है। विकल्प नंबर सी, महान्यायवादी भारत सरकार के किसी मामले की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पैरवी कर सकता है। और विकल्प नंबर डी, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी कर सकता है। डी जो है इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। भारत सरकार के विरुद्ध नहीं करेगा, बाकी निजी क्षेत्र में कर सकता है, राज्य की पैरवी कर सकता है, यहां तक कि केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं वहां पर भी पैरवी कर सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको महान्यायवादी के संदर्भ में और क्या बातें ध्यान में रखनी है, अगली ध्यान में रखनी है कि ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जो हैं ये लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है, लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं। इसका मतलब ये जो सरकारी सेवा है उनसे संबंधित नहीं, ये तो एक प्रकार का निजी व्यक्ति है। केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में आवश्यकता सही रहेगी तब उनको पैसे देंगे और वो मामलों की पैरवी करेगा, और जब आवश्यकता नहीं होगी उनकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को बुला लेंगे। तो ये लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि महान्यायवादी को सूचना के अधिकार क्षेत्र, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर रखा गया है। सूचना के अधिकार, महान्यायवादी सूचना के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है, सूचना के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।
महान्यायवादी जो हैं ये सूचना के अधिकार क्षेत्र में भी शामिल नहीं है। अर्थात केंद्र सरकार ने महान्यायवादी को किसी मामले में कितनी फीस दी, उनको और कौन कौन सी सुख सुविधाएं प्रदान की गई, वो आप नहीं जान सकते, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम सब जान सकते हैं जो सूचना के अधिकार के दायरे में शामिल हैं, और महान्यायवादी सूचना के अधिकार में शामिल नहीं हैं और न ही ये लोक सेवक की परिभाषा में शामिल हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी कई बार जो हैं अच्छे प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं। हो सकता है स्टेट पीसीएससी और पीएसआई में इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये पूछे जा सकते हैं कि क्या महान्यायवादी सूचना के अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं, आप कहेंगे नहीं। क्या महान्यायवादी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल हैं, आप कहेंगे नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें महान्यायवादी को वेतन। महान्यायवादी को जो वेतन है, ये वेतन किन के समान मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। किन के समान? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महान्यायवादी को किन के समान वेतन मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको वेतन भी मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कार्यकाल निश्चित नहीं है, भी ध्यान से सुनिएगा, कार्यकाल निश्चित नहीं है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन रहे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़। क्या नाम था? MC शीतलवाड़। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी, तो ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। वर्तमान महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। और प्रथम कौन थे? MC शीतलवाड़। अच्छा प्रश्न हो सकता है, प्रथम कौन थे? तो MC शीतलवाड़। और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसका मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो एक बार एग्जाम से पहले क्रॉस चेक करके जरूर जाइएगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम से पहले इसमें परिवर्तन हो जाए और नया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं ये राष्ट्रपति नियुक्त कर दे। लेकिन अंतिम जो हैं वर्तमान में अभी कौन है? के वेणुगोपाल। इनका कार्यकाल जो है ये बढ़ाया गया है। ठीक है। जब भी सरकार परिवर्तन होती है, केंद्र सरकार जब भी परिवर्तन होती है, उस समय सामान्यतः जो है ये परिवर्तन हो जाता है अपना आप ही, मतलब इसको हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा। जैसे केंद्र सरकार पहले जो है बीजेपी की थी, तो उस समय किसी और व्यक्ति को था, फिर बाद में मनमोहन सिंह 10 वर्ष रहे तो उस समय कोई और व्यक्ति था। और जैसे ही मोदी जी का कार्यकाल, पहले कार्यकाल में यही थे, लेकिन दूसरा कार्यकाल में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो महान्यायवादी के कार्यकाल को भी क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसके कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं कर रखा है। ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब तक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की इच्छा है ये पद पर है, और जब उनको कहेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है भाई, एक ये महान्यायवादी है, महान्यायवादी। अब आपको ध्यान में रखना है, एक तो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय, एक तो भारत में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। और 25 भारत में क्या है? उच्च न्यायालय। एक तो सर्वोच्च न्यायालय और 25 क्या है? उच्च न्यायालय। और ये है भारत सरकार। भारत सरकार। और महान्यायवादी व्यक्ति कितना है? अकेला, जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में क्या देगा? परामर्श। और साथ ही केंद्र सरकार के कोई भी मामले सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी क्या होती है? बेंचेज। और हाई कोर्ट में भी होती है क्या? बेंचेज। ठीक है। अब एक अकेला व्यक्ति कहां पैरवी करेगा? भारत सरकार का महान्यायवादी है, भारत सरकार के कानूनी मामलों का विशेषज्ञ है, प्रथम विधिक अधिकारी है, केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है, उनकी पैरवी करता है। लेकिन व्यक्ति तो कितना है? अकेला है। ठीक है। अकेला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी किसी मामले की पैरवी करेगा, 25 हाई कोर्ट हैं और इसमें भी अलग अलग बेंचें होती है, तो वहां पर पैरवी करेगा। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इन सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, संविधान में
कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सॉलिसिटर जनरल का संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करेगा, लेकिन विधि मंत्री की परामर्श पे करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन विधि मंत्री, क्योंकि जहां आवश्यकता होगी तभी। ये तो एक प्रकार से निजी व्यक्ति है। अगर मामले अधिक आ गए तो सॉलिसिटर जनरलों की संख्या बढ़ा देंगे, और मामले कम हैं तो इनको हटा भी दिया जाएगा। एक प्रकार से निजी व्यक्ति हैं, इनका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये किन के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। इसको ध्यान में रखना है। सामान्यतः जो है इनकी संख्या कितनी होती है? 4 से 5। सॉलिसिटर जनरल की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः 4 से 5। कई बार 1 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कई बार 4 हो सकते हैं, कई बार 5 भी हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल के बाद में और होते हैं जिसको बोलते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। क्या होते हैं? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वही प्रक्रिया वही जो सॉलिसिटर जनरल की थी, लेकिन इनकी संख्या करीब 24 से 25 हो सकती है। इनका भी कार्य क्या है? कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देना, और कानूनी मामलों में केंद्र सरकार के किसी भी कोर्ट में क्या करना? पैरवी करना। बस ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, और उसके बाद थोड़ा सा मैं महाधिवक्ता के संदर्भ में भी आप लोगों के सामने बात करूंगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट जो हैं और क्लियर हो सके। देखिए साथियों, मैंने बात की थी महान्यायवादी के संदर्भ में। सबसे पहले महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। कौन से भाग में है? भाग 5 आर्टिकल 76 में है। इन महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होना आवश्यक है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी, महान्यायवादी के संदर्भ में नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, महान्यायवादी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा। महान्यायवादी का कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि महान्यायवादी के कार्य क्या है। ये केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है, अर्थात भारत का प्रथम विधिक अधिकारी है। ये केंद्र सरकार के किसी मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में करता है। बस ये निजी क्षेत्र में भी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं करेगा। 143 के तहत ये राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय राष्ट्रपति की ओर से ये पैरवी नहीं कर सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 88 में इनके जो हैं संसद के सदन में भाग लेने, उन्हें संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 के तहत इनको सांसदों के समान विशेषाधिकार अर्थात शक्तियां मिलती हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, महान्यायवादी किसी भी मामले की पैरवी कर सकता है, निजी पक्ष की भी कर सकता है, राज्य सरकार भी की कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकेगा। और भारत सरकार के किसी मामले की पैरवी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी कर सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट जो आपको महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी में इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि महान्यायवादी क्या लोक सेवक की परिभाषा में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा, महान्यायवादी सूचना के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। और तीसरी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी कि महान्यायवादी को वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलता है। प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ और वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। एक बार एग्जाम से पहले क्रॉस चेक जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट अपने बात की
कि इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और क्या होते हैं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं कंपैरिजन में बता देता हूं आप लोगों को महाधिवक्ता के संदर्भ में। बस सामान्य से बातें करूंगा मैं महाधिवक्ता के बारे में, बाकी जब अपन राज्य सरकार पढ़ेंगे उस समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे। राज्य सरकार के समय इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो किस प्रकार आपको दो टॉपिक एक साथ क्लियर करने हैं वो देखिएगा जरा। महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इसको अपन बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, इनको क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 165। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 165। अगली आपको ध्यान में रखनी है, ये जो है केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का प्रथम क्या होता है, विधिक अधिकारी होता है। और ये जो है राज्य सरकार का, प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार का प्रथम क्या होता है, विधिक अधिकारी। राज्य सरकार का प्रथम क्या होता है, विधिक अधिकारी। महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, इसमें योग्यता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। किनके समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इनकी जो योग्यता है वो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। किनके समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इसकी योग्यता क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक बार कंपैरिजन में अपन पढ़ रहे हैं महाधिवक्ता और महान्यायवादी। दूसरा देखिए, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। तो अपन बात करें किनकी, महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो शपथ इनको दिलाता है राष्ट्रपति। जबकि महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएगा राज्यपाल। राज्यपाल। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, कार्यकाल। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये जो हैं इनके कार्यकाल की मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अर्थात इनके कार्यकाल का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट आपको ध्यान में ये रखना है, इनको जो वेतन है, इनको वेतन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। और इनको जो वेतन मिलेगा, महाधिवक्ता को जो वेतन मिलेगा, ये मिलेगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ये तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, और ये तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। एक बातें, दो तीन बातें और आपको कंपैरिजन में ध्यान में रखनी है। किनके संदर्भ में, महान्यायवादी के संदर्भ में। और एक तरफ किनके संदर्भ में, महाधिवक्ता के संदर्भ में। देखिए जरा, आर्टिकल 88 अपने बात की थी। आर्टिकल 88 में प्रावधान था कि महान्यायवादी संसद की बैठक में
भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है और क्या कर सकता है, संबोधित भी कर सकता है, संबोधित भी कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। इसका प्रावधान है आर्टिकल 177 में। क्या है आर्टिकल 177 में कि महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल होगी, विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। इन्हें क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। बहुत इजी से टॉपिक हैं और अगर आप कंपैरिजन में पढ़ने शुरू कर दिए तो बिल्कुल और क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 105 के समान इनमें 105 में क्या दे रखे हैं, विशेषाधिकार। क्या दे रखे हैं, विशेषाधिकार। इसी प्रकार आर्टिकल 194 में महाधिवक्ता के क्या दे रखे हैं, विशेषाधिकार, क्योंकि आर्टिकल 194 में विधायकों के विशेषाधिकार हैं और इसमें भी ये भी शामिल है कौन, महान्यायवादी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता। यहाँ पर एक बार मैं वापस से आपको कंपैरिजन में किस प्रकार पढ़ना है उनसे संबंधित बात कर लेता हूँ। बिल्कुल पॉलिटी को इस प्रकार से पढ़िएगा, खूब मजा आएगा। अब देखिए, दो टॉपिक हैं, एक केंद्र सरकार का है, एक राज्य सरकार का है। अपन सामान्यतः क्या करते हैं, अपने साथ दिक्कत ये है कि अपन पहले केंद्र सरकार का पढ़ेंगे अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, लेकिन फिर राज्य सरकार का पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन तब तक केंद्र का पढ़ेंगे ही नहीं। तो अपने साथ समस्या ये होती है, अपन पढ़ते तो खूब हैं लेकिन अपन पिछला वाला टॉपिक रिवाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण अपन जो है आगे पढ़ते चले जाते हैं और पीछे से साफ होता चला जाता है, भूलते जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंपैरिजन में पढ़िए, किसी भी सब्जेक्ट में। हिस्ट्री में आप कंपैरिजन में पढ़ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता कंपैरिजन में पढ़ लीजिए, जैन और बौद्ध कंपैरिजन में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको लगेगी कंपैरिजन, और जिसको आप जोड़ के पढ़िए। जैसे आप मुगल काल पढ़े तो मुगल काल को कंपैरिजन में पढ़ लीजिए, इसी प्रकार पॉलिटी में के कंपैरिजन में पढ़िए। और कुछ ऐसे टॉपिक है साथियों जिसको तो आप कंपैरिजन में ही पढ़ना चाहिए, बेहतर होगा। कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आपके लंबे समय तक याद रहेगा, आपकी समझ उस सब्जेक्ट के प्रति बेहतर होगी, आपके स्कोर जो हैं एग्जाम में बेहतर रहेंगे, और फिर आपका पढ़ना सार्थक होगा और हमारा पढ़ाना सार्थक होगा। नहीं तो हम यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं और आप वहाँ याद किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आता है उस समय अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमारा पढ़ाना कोई उचित नहीं रहेगा, सार्थक नहीं रहा, और आपका पढ़ना कोई सार्थक नहीं रहा। आज के इस समय में स्मार्ट स्टडी किसको कहते हैं, ये हैं दो टॉपिक एक साथ क्लियर होने 10 ही मिनट में क्लियर हो रहे हैं, और जहां से अच्छे प्रश्न एग्जाम में, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे रट्टा क्यों मार रहे हैं, दोनों को कंपैरिजन में पढ़िए ना, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5, इसका उल्लेख भाग 6, आर्टिकल, इसका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76, इसका आर्टिकल कौन सा 165, सॉरी 76 रहेगा ना, आर्टिकल 76, इसका 165। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, इनकी योग्यता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्श से, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की परामर्श से। इनको शपथ राष्ट्रपति, इनको शपथ राज्यपाल। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, इनका कार्यकाल भी निर्धारित नहीं है। इनको वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, इनको वेतन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ये जो है आर्टिकल 88 में संसद की संयुक्त बैठक की भाग में मतलब भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, और ये जो है ये महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये भी मतदान नहीं कर सकता। आर्टिकल 105 में इनके विशेषाधिकार, आर्टिकल 194 में इसके विशेषाधिकार। ये केंद्र सरकार के कानूनी मामलों की पैरवी करता है,
केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है, ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देता है और राज्य सरकार के किसी भी कानूनी मामले की क्या करता है, पैरवी करता है किसी भी न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है और हाई कोर्ट में भी हो सकता है। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने का, आपकी सब्जेक्ट की प्रति क्या रहेगी, समझ बेहतर होगी। खूब स्वाध्याय कीजिए, प्रसन्नचित रहिए, पढ़िए, मौज कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।